हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी 10 सीरीज चल रही है। उस 10 सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोनों टेंस को हम कवर करेंगे और बहुत विस्तार से इसमें हमें सीखना है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर आप बात करें, जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यदि आप उसकी हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में आप बोलते हैं, तो वाक्यों के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि देखने को मिलता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द देखने को वाक्यों के अंत में आपको जाकर के मिलता है। ये भी इस बात को हमें इंडिकेट करता है, इस बात को हमें बताता है, इस चीज़ को हमें शो करता है कि फ्यूचर में कर्ता का कार्य वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव उसमें लगातार निरंतरता बनी हुई है, वो चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज ए वर्ब टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? एक वर्ब टेंस है। वर्ब यानी कि उसमें क्रिया। आगे यूज टू डिस्क्राइब, वह प्राय बताता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है आपको एन एक्शन, एक एक्शन को बताता है। एक्शन जो कर्ता का एक कार्य है, जो कर्ता किसी कार्य को कर रहा है, उस कर्ता के कार्य के बारे में आपको बताया जाता है। वो बोलता है आपको दैट विल बी प्रोग्रेस, जो कैसा होगा, वो प्रोग्रेसिव रहेगा, उन्नतिशील होगा, उसमें निरंतरता बनी रहेगी। एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर। इन द फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में इट एम्फेसाइजेस, एम्फेसाइजेस का मतलब है जो बल देता है, महत्व देता है या जोर देता है, एम्फेसाइज करता है। द गोइंग ऑन एक्शन, चलते हुए किसी कार्य को बल देता है, चलते हुए किसी कार्य को एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज का मतलब उस पर महत्व देता है। क्या आगे देखते हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इज यूज टू डिस्क्राइब, ये हमें अक्षर बताता है, एक्शंस, उन कार्यों को बताता है, ऐसे कार्यों को बताता है दैट विल बी गोइंग ऑन, जो चल रहा होगा। क्या होगा? चल रहा होगा। एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर। इन फ्यूचर, कहाँ? भविष्य में। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूजफुल। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो हमारे लिए बड़ा यूजफुल होता है। यूजफुल हमारे लिए बड़ा हितकारी, लाभदायक है। किस लिए? फॉर टॉकिंग, फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, कहने के लिए। अबाउट फ्यूचर प्लान्स, कौन सी? यानी कि जो आपके फ्यूचर प्लान हैं, आपने फ्यूचर की कोई योजना बना रखी है, फ्यूचर में किसी कार्य को करने जा रहे हैं, तो करने जाने के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए, उसमें क्या है कि हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस की हमें आवश्यकता होती है। और हम उसमें, जैसे आप बोलेंगे मैं सोमवार को आगरा जा रहा हूँगा, फ्यूचर प्लान हो गया आपका। मैं अगले वर्ष मकान बना रहा हूँगा, अगले वर्ष की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात करता है। अगले वर्ष की अगर बात कही जाए तो उसे बोल रहा है और उसमें एक फ्यूचर प्लान हो गया। मैं अगले वर्ष IAS की परीक्षा दे रहा हूँगा, फ्यूचर प्लान हो गया। मैं अगले वर्ष SSC एग्जाम दे रहा हूँगा, फ्यूचर प्लान हो गया। तो यहाँ जब फ्यूचर के प्लान की हम बात करेंगे, आगे की भविष्य में जो हमारी एक योजना है उस पर हम बात करेंगे, तो हमारा यह फ्यूचर प्लान होगा। क्या बताएगा आपसे? ये फ्यूचर प्लान को शो करता है। शेड्यूल, शेड्यूल एक आपकी किसी कार्य का जो आपका निरंतरता है, निरंतरता है, उसमें जा रहा होगा, तो वहां पर एक निरंतरता होगी। शेड्यूल बता दिया आपका एक। और आगे एक्शंस, और आपका एक एक्शन है, एक्शन एक कार्य है। दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो रहेगा, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी कि लगातार निरंतरता में रहेगा, रेगुलरिटी में रहेगा, कंटिन्यूटी में रहेगा, उसे हम कंटिन्यूस में ले जाएंगे। अब बात करेंगे इसमें हमें यूज क्या करना है, एज ए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है। जैसे कि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था, हमारे पास यहाँ स्पेशल सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। स्पेशल सब्जेक्ट जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी हमारे पास होता है, और उनके अलावा इनसे जो हमारे अन्य सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ हमें क्या लगाना होता है? विल लगाना होता है।
तो यहाँ आप देख लेंगे, यहाँ फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हमारे पास क्या लग जाएगा, सेल लगेगा, सेल बी। अन्य सभी कर्ताओं के साथ जो लगेगा हमारा बिल भी लगेगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ सेल बी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी देखने को मिलता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखने को मिलता है। पूरे टेंस में अगर कल की बात आप करते हो, कहीं पर किसी सेंटेंस में आ जाता है कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो कल की अगर बात करेंगे, या वो कहता है कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, तो यहाँ पर कल की बात करेंगे तो कल की अंग्रेजी हमें फ्यूचर लगानी है। एक एग्जाम्पल भी लिया है, इसे भी देख लीजिए। पुलिस विल बी फॉलोइंग द थीव्स। पुलिस चोरों का पीछा कर रही होगी। पुलिस चोरों का पीछा कर रही होगी, यानी कि पुलिस हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाता है, और विल बी की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, और ये हमारा मेन वर्ब हो जाता है। ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सीधे सीधे हमारे पास जो हमारा वर्ड ऑर्डर हो जाता है यहाँ, वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास और बताने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलो मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। सेंटर लेंगे, पिताजी, द फादर विल बी मिल्किंग द काउ। ये सेंटेंस मैंने लिया आपके सामने। इस सेंटेंस में एक और विशेष चीज मैं आपको बताऊंगा। सेंटेंस आप देख रहे हैं, द फादर विल बी मिल्किंग द काउ। यहां इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, मिल्किंग द काउ। सेंटेंस कह रहा है कि पिताजी गाय को दूह रहे होंगे, यानी कि पिताजी गाय दूह रहे होंगे। तो माय डियर, यहां आप इस मिल्क पर ध्यान दें। ये जो मिल्क है हमारा, इस समय एज ए वर्ब का काम कर रहा है। क्या है? एज ए वर्ब काम कर रहा है इस सेंटेंस में, क्योंकि मिल्क हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि एक ऐसा वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं, ऐसा मिल्क, MILK। मिल्क एक ऐसा शब्द है जो ये वर्ब के रूप में भी यूज करते हो आप, और इसे एज ए नाउन भी यूज करते हो आप। वर्ब और नाउन दोनों के रूप में आपके पास ये काम करता है। तो अभी जब मैंने अपनी किसी वीडियो में आपको जरूर बताया होगा, फिर एक बार मैं बता रहा हूं आपका, अंग्रेजी के किसी भी मीनिंग पर, अंग्रेजी के किसी भी वर्ड के मीनिंग पर आप ये भरोसा ना करें कि एक बार कि उसका जो मीनिंग आपने एक बार कहीं पढ़ लिया हमेशा वही रहेगा। ये कोई शर्त नहीं है, बिल्कुल भी कोई शर्त नहीं है इस बात की, क्योंकि मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ। तो मिल्क माने आप देख रहे हैं दूध है, मिल्क माने दूध है, ये एज ए नाउन भी यहाँ काम कर रहा है, ये दूध भी है। और मिल्क में अगर इसमें हम आईएनजी जोड़ दें या इसमें हम एज ए वर्ब किसी सेंटेंस में यूज कर दें इसे, तो ये एक वर्ब, एक क्रिया का काम भी करेगा। तो वहाँ पर दूध निकालना यानी कि दूध दूना भी होगा, और सीधे सीधे नाउन के रूप में काम करेगा और दूध भी होगा। तो ये बात बिल्कुल आप इस पे भरोसा नहीं करेंगे कि इसे वर्ब नहीं हो सकता ये, और ये नाउन नहीं हो सकता। जबकि मेरा ये कहना है, आप लोगों से बार बार ये कहता हूँ, अंग्रेजी में शब्द की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि वर्ड की कोई वैल्यू नहीं, किसी भी अंग्रेजी के वर्ड की वैल्यू नहीं है, प्लेस वैल्यू है। क्या है? प्लेस वैल्यू है। उस समय वह शब्द किस प्लेस पर अपना काम कर रहा है, उस शब्द का उस सेंटेंस में रोल क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये मायने रखता है। प्लेस वैल्यू क्या है? आप देखिए यहाँ वर्ब के स्थान पर रखा है, तो आपके पास इस समय वर्ब हो गया, ये वर्ब का काम कर रहा है। और यदि इसी को एज ए नाउन यूज करेंगे, तो जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बना कर देता हूँ, दिखाता हूँ, देखिए।
क्या, चलिए लेते हैं, यानी कि मिल्क इज वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ, HEALTH। तो बात समझने की यहाँ ये है, यहाँ इस स्थान पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से पहले किसी भी सेंटेंस में कोई ना कोई सब्जेक्ट काम करेगा, और सब्जेक्ट का स्थान केवल दो ही बंदे ले सकते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर दो लोग काम कर सकते हैं, वो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है। तो ये क्या है हमारे पास, ये मिल्क हमारे पास अनकाउंटेबल, क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में काम कर रहा है। काय के रूप में काम कर रहा, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में काम कर रहा। ये नाउन के स्थान पर बैठा है, वो सब्जेक्ट के स्थान पर रखा है, सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, तो ये नाउन है। और यहाँ ये वर्ब का रोल अदा कर रहा है, तो ये वर्ब है, यानी कि वर्ब के स्थान पर वर्ब का काम कर रहा है। तो समझ लीजिए, इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं हो सकता। चलिए और लेते हैं एग्जांपल। देखिए, द फार्मर विल बी वर्किंग इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि फार्मर की अगर हम बात कर रहे हैं, ये कौन से पर्सन में आएगा, कौन से पर्सन का है फार्मर, सीधे सीधे थर्ड पर्सन में जाएगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, और सेकंड पर्सन में आपके पास यू है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट, जबकि उसका रोल नहीं है यहाँ, केवल रोल एक ही चीज का है, आई और वी का। केवल मैं बता रहा हूँ आपसे, आई और वी की बात करें, आई और वी के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट हो जाता है तो उन सब के साथ हमारे पास विल होगा। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आप देख रहे हैं, ING का यूज हुआ है, और आगे हमारा इसका जो ऑब्जेक्ट है यूज किया है। और देख लीजिए, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग इन द क्लास। क्या हो गया, सही है। द टीचर विल नॉट बी, यहां फोकस करिए, विल नॉट बी टीचिंग इन द क्लास। यहां विल नॉट बी की हम बात कर रहे हैं। विल नॉट बी से मतलब है, इस नोट पर ध्यान देना है, इन दोनों के बीच में हमें नोट यूज करना, विल नॉट बी। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कर सकते आप, विल बी नॉट नहीं कर सकते आप, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। तो यहाँ हमें यूज करना है विल नॉट बी यूज करना है। चलिए, इंट्रोगेटिव को भली बात आप पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव में किसी भी टेंस में आप जाएंगे, इंट्रोगेटिव का रूल एक ही है, बस वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी। किसी भी टेंस को पढ़ेंगे, मेथड, वर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सब का सेम है, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब पे हमें फोकस करना है। क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज होंगी। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या है, विल भी है और माय डियर शैल भी है। इस चीज का ध्यान रखना, कर्ता आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल यूज करेंगे। चलिए इंट्रोगेटिव को सेंटेंस लेते हैं आप। देखिए, इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव की बात करें, थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस आपको नजर आ रहा होगा। नज़दीक में कथा भागवत हो रही है, और ये काम भी आपका ज़रूरी है कि इसका भी समय है। मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट को जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो मिस हो जाए और वो छूट जाए। तो डिस्टर्बेंस तो है माय डियर, लेकिन उस डिस्टर्बेंस से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी सीरीज़ को मैं पूरा करूँ, और आशा करता हूँ कि आप भी थोड़ा सा इसमें संयम बनाए रखेंगे, पेशेंस रखेंगे। चलिए देखिए क्या है,
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, बाकी सब सेम रहता है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आती है। कैसे देखिए, एक एग्जांपल भी लेंगे। क्या विल शी बी कॉलिंग यू इन द हाउस, क्वेश्चन लगाइए। क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने, हमारे पास क्या है, ये सी है, सी के अकॉर्डिंग बिल है, और बी हमेशा, बी की बात करेंगे, बिल बी के यूज हम कर रहे हैं, बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ही यूज करेंगे। और आगे आईएनजी, ये देखिए दो सेंटेंस देंगे, वेयर विल यू बी वर्किंग टुमारो। ये सेंटेंस होगा आपके पास, इंट्रोगेटिव में चले जाएंगे। जब क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हमारा हेल्पिंग वर्ड यूज होगा। इस बात को बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर आपको कॉमन एरर के रूप में इसे कई बार आपको मिस कर देता है। वो क्या कर देगा, यहाँ मैं अगर चेंज करूं तो ये लिख देगा क्या, वेयर यू विल बी। ग्रामर की दृष्टि से आपको ठीक लग रहा होगा, आपको माय डियर ठीक लग रहा होगा कि जो यूज होना वो है, लेकिन मैंने भी क्या बताया था, अंग्रेजी में वर्ड की प्लेस वैल्यू मायने रखती है, उसकी प्लेस वैल्यू पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, इसकी बिल की नीड यहाँ नहीं है, इसकी नीड यहाँ पर है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ये रखा हुआ है। तो हमें उसी स्थान पर रखना है जिस पर आपको उस वर्ड को आना चाहिए। चलिए, क्या हो गया हमारा, वेयर विल यू बी वर्किंग टुमारो। अब यदि सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, सेंटेंस नेगेटिव भी तो होगा, तुम वहां काम क्यों कर रहे होंगे या क्यों नहीं कर रहे होंगे, अब नहीं का यूज कर लेंगे इसमें हम, तुम कल वहां काम क्यों नहीं कर रहे होंगे। तो नहीं की जगह अगर नहीं की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो ये जो बी है, इस बी से पहले, कहाँ, इस बी से पहले हमें नोट यूज कर देना है। जैसे वेयर विल यू नॉट बी, मैंने इसी सेंटेंस को दिया है समझने के लिए, वेयर विल यू नॉट बी वर्किंग टुमारो। कोई चेंज हमने नहीं किया, क्वेश्चन मार्क। देखिए तो नोट कहाँ होगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, नोट का स्थान जस्ट सब्जेक्ट के बाद होगा और बी से पहले। चलिए, ये रहा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में माय डियर मैं पहले भी बता चुका हूँ। परफेक्ट हमारी 2 वीडियो में हम देख चुके हैं, यानी कि 2 टेंस में हम देख चुके हैं, परफेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात कर चुके हैं, दूसरे में पास्ट परफेक्ट में बात कर चुके हैं, और अब हम आ गए हैं तीसरे में, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट से पता चलता है हमें कि हमारे कर्ता का कार्य वो समाप्त हो गया है, किंतु ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था समाप्त हुए, जस्ट फिनिश होता है। और यहाँ पर आप देखने को एक चीज़ और मिलेगी आपको देखने को, जैसे कि आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 टेंस को हमने एक साथ, यानी कि एक सेंटेंस में 2 टेंस ने काम किया था। जैसे पहले यानी कि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट रहा, यहाँ फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें, जब हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो अंत में आएगा, वाक्यों के अंत में होगा चुका होगा या चुकी होगी, ये हमें देखने को मिलेगा। चुका होगा, चुकी होगी, ये हिंदी ट्रांसलेट करने पर हमें वाक्यों के अंत में ये शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। चलते आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ए वर्ब टेंस यूज टू डिस्क्राइब, जो अक्सर प्राय डिस्क्राइब चर्चा करता है, आपको बताता है एन एक्शन, एक कार्य, दैट विल बी कंप्लीटेड। क्या होगा? दैट विल बी कंप्लीटेड, जो पूरा होगा। कैसा होगा? पूरा होगा। दैट विल बी कंप्लीटेड, जो पूरा होगा एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर। इट एम्फसाइजेस, ये जोर देता है क्या पे? कंप्लीशन, पूर्णता पर। जो कंप्लीट होता है हमारा, जो कोई कर्ता का कोई कार्य है, कोई टास्क है कर्ता का, कि किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है, कोई टास्क दिया होता है, तो वो हमारा कंप्लीट होता है, कंप्लीशन में काम करता है और दिखाता फुलफिलमेंट यानी कि कंप्लीट होना, उसकी यानी कि जो उसकी समाप्ति है उसे दिखाता है, ऑफ एक्शन, किसी कार्य की। आगे चलते हैं। कंपेयर फ्यूचर एक्शन, ये यानी कि फ्यूचर एक्शन को कंपेयर भी करता है। क्या कहता है? इट कैन बी यूज टू कंपेयर, यह अक्षर प्राय आपको एक तुलनात्मक स्थिति दर्शाता है। कंपेयर टू फ्यूचर एक्शन, भविष्य काल के फ्यूचर के दो कार्यों की आपस में तुलना भी करते हुए नजर आएगा, देखने को मिलेगा। क्या? फ्यूचर टेंस में यानी कि टू एक्शंस शोइंग आपको दर्शाएगा। विच वन विल बी कंप्लीट, उनमें से कोई एक कंप्लीट भी होगा। जैसे कि आप फ्यूचर यानी कि परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में तो काम करता है, काम कंप्लीट होना ही है, तो आपको दिखाया जाएगा इसमें, यानी कि शोइंग आपको दिखाएगा विच वन विल बी कंप्लीट, यानी कौन सा वाला कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट फर्स्ट, यानी कि कौन सा कर्ता का कार्य पहले कंप्लीट होगा, वह इस बात को भी आपको शो करेगा, दर्शाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट में। यहाँ यानी कि फर्स्ट कंप्लीट वर्क, जो पहला वाला कंप्लीट वर्क है जो आपके पास यानी कि कंप्लीट वर्क होगा, वो कौन से टेंस को जाएगा? विल बी इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन से टेंस में चला जाएगा? जिस कर्ता का काम पहले समाप्त होगा फ्यूचर परफेक्ट में होगा, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। आपको थोड़ी सी याद आ रही होगी, अगर आपने कंटिन्यूटी बना रखी है हमारी वीडियो में, आप लगातार देख रहे हैं, पूरी सीरीज को आप कंटिन्यू चल रहे हैं, लगातार देखते चल रहे हैं, तो आपको याद आ रही होगी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की। वहाँ पर भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि जिस कर्ता का कार्य पहले समाप्त होगा वह आपका पास्ट परफेक्ट होगा, और जिस कर्ता का काम बाद में समाप्त होगा वह आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। बिल्कुल सेम उसी स्थिति में, बिल्कुल सेम सेंटेंस, सेम रूल, सेम स्थिति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जिस कर्ता का काम विच सब्जेक्ट कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट बिलोंग टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड विच सब्जेक्ट कंप्लीट हिज वर्क या इट्स वर्क कह सकते हैं, इट्स वर्क आफ्टर बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए, तो जिस कर्ता का काम पहले समाप्त होगा वो फ्यूचर परफेक्ट होगा, और जिस कर्ता का काम बाद में समाप्त होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। एक चीज और मैं इसमें आपको बताऊंगा आगे चल के, जो सेंटेंस में एग्जांपल लूंगा वहां बताऊंगा आपको। देखिए, एंड द सेकेंड वर्क विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो सेकेंड वाला होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, वो कहाँ चला जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। रूल क्या हमारे पास देख लेंगे। पहले की अंग्रेजी बिफोर लगाएंगे। मोस्टली इन सेंटेंस में आपको बिफोर या पहले ही देखने को मिलेगा, आफ्टर ना के बराबर मिलेगा। हो सकता है कि ना मिले, लेकिन मैं ऐसी शर्त नहीं लगा रहा हूं कि नहीं मिल सकता, बट न के बराबर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो पहले की अंग्रेजी बिफोर यूज करेंगे,
और तक का कहीं पर वर्ग जिक्र किया जाता है, किसी सेंटेंस में एक तक का काम किया जाता है, तो वहां पर तक की अंग्रेजी हम बाय यूज करेंगे, ये भी ध्यान देना है। जैसे सेंटेंस होगा, वह 10 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। वह 10 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होगा, तो वहां पर हम बाय 10 o'clock यूज करेंगे। क्या लगाएंगे? बाय 10 o'clock। चलिए बढ़ते हैं आगे। और रूल की अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास विल हैव होगा, हमारे पास शैल हैव होगा, और दोनों ही अपने साथ V3 लेंगे। V3 से मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लेंगे? V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे अपने साथ। और यहाँ आपको बिल के बारे में आप बेहतर जानते हैं। आई और वी के अलावा, आई और वी के अलावा यानी कि अन्य जो सब्जेक्ट है हमारे पास, आई और वी से अन्य जो सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ विल यूज करेंगे। आई और वी के साथ हमें यहाँ पर शैल यूज करना। किंतु अगर किसी सेंटेंस में कहीं पर कोई बाध्यता, कोई धमकी, इस तरह का कोई मैटर आपके सामने आ जाता है, तो हमें अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना है। उसमें हम बाध्यता में सेंटेंस हमारा ऑटोमेटिक चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इस तरह से होगा सेंटेंस हमारे पास। यहां पर पहले होगा और ये सेंटेंस होगा। तुम्हारे जब सेंटेंस में पहले शब्द होगा, ये हमारे पास इधर वाला भाग जो होगा फ्यूचर परफेक्ट होगा। क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट होगा। और ये वाला भाग हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर परफेक्ट में आप विल हैव, शैल हैव प्लस V3 का यूज आप करेंगे। क्या लगाएंगे? आपको लगाना है V3, शैल हैव, विल हैव प्लस V3। और यहां इसकी अगर आप बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES यूज करेंगे। क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस देते हैं, कुछ एग्जांपल लेंगे और बनाएंगे। इसी को पहले ट्रांसलेट तो इसी को पहले करना है, जैसे कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस में इस चीज को पढ़ चुके हैं, आपको हमने बताया था। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं। आई शैल हैव, आई शैल हैव completed, I shall have completed my work before, कैसे पहले? before, किस चीज से पहले? before it is night। क्या होगा? it is NIGST, it is night। तो यहां आप देख रहे हैं सेंटेंस को, यहां पे बिफोर यूज किया है, ये आपके सामने यहां बिफोर है। बिफोर से जो सेंटेंस जुड़ेगा, बिफोर से जो सेंटेंस जुड़ेगा वह प्रेजेंट का होगा, और जो सेंटेंस प्रिंसिपल होगा, मुख्य सेंटेंस होगा, वह आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा। यहां आप देख रहे हैं शैल हैव यूज किया है, साथ में B3 यूज किया है। माई वर्क और बिफोर की बात करेंगे, ये आपका प्रेजेंट में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देंगे एग्जाम्पल। इसमें क्या है? I shall have, इसमें नेगेटिव लेंगे हम। I shall not have, I shall not have reached my place, BILLAGE, before it is night। सेंटेंस कहता है I shall not have reached my place, मैं अपने गांव नहीं पहुंच चुका होऊंगा।
मैं अपने गांव नहीं पहुंच चुका हूँगा। बिफोर पहले, कैसे? इट इज नाइट, रात होने से, यानी कि रात होने से पहले मैं अपने गांव नहीं पहुंच चुका हूँगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है और ये सेंटेंस हमारे पास जो देख रहे हैं ये फ्यूचर परफेक्ट का है। तो इस तरह से दो टेंस हमारे पास एक साथ चल रहे हैं, उसे हमें बड़े ध्यान से सीखना है और देखना है। लेते हैं एग्जाम्पल। वी क्या होगा? विल ही हैव टेकन बाथ बिफोर पहले, यू कम। क्वेश्चन लगा देंगे, ये फुल स्टॉप। सेंटेंस आपके सामने है और इसे हमें कैसे समझना है उसे देख लेना है। क्या? देखिए, ही है हमारे पास करता, तो इसके हिसाब से हमारा क्या पता लगा है, यानी कि ही के अकॉर्डिंग हमारे पास बिल लगा है, ये हमारे पास बिल है। हैव परफेक्ट को शो करता है और हैव के बाद हमें B3 का यूज देखने को मिलेगा। मोस्टली हैव अगर किसी सेंटेंस में लगता है तो हैव के जस्ट बाद हमें मोस्टली क्या मिलता है? V3 ही मिलता है। क्या कहता? विल ही हैव टेकन बाथ, यानी कि क्या वह स्नान कर चुके होंगे, क्या वह स्नान कर चुके होंगे। बिफोर पहले, किसके पहले? यू कम। यू कम से मतलब आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास यू है, यू पूरे प्रेजेंट में, यानी कि पूरे प्रेजेंट की बात छोड़ो, पूरे यानी कि ट्रांसलेशन में, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास बहुवचन करता होता है और यहाँ पर लगा है कम, यानी कि B1, ना ही एस लगा है ना ES लगा है और ये हमारे पास दिखाता सीधे सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। क्या को दिखाया इसने? प्रेजेंट इंडेफिनिट को, सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। तो एक सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और ये वाला सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का होगा। ये क्या है हमारे पास? फ्यूचर परफेक्ट है। आप देख रहे हैं दोनों चीज आपको से देखने को मिल रही हैं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों चीज मिल रही है आपको देखने को। आगे देखते हैं और लेते हैं एक एग्जांपल आपको बताते हैं। सेंटेंस बोलता whom will you have, whom will you have, whom will you have written the letter before, और बिफोर के बाद बोला है उसने क्या? द सन सेट्स। चलिए मार्कर बदल लेते हैं। क्या बोला है? अब देख लीजिए यहाँ, whom will you have written the letter, ये हमारे पास एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये V3 हो गया और V3 हो गया will have, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया और बिफोर के बाद आप देख रहे हैं क्या? द सन सेट्स। यहाँ देख लीजिए ये हो गया द सन सेट्स, ये सीधे सीधे आपको बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें हमारे पास दो टेंस एक साथ काम करेंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट सेंस चलेगा और साथ साथ आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट चलेगा। एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे, जो सेंटेंस बिफोर से जुड़ेगा, ध्यान रखना, जो सेंटेंस बिफोर से जुड़ेगा वह प्रेजेंट का होगा या सिंपल प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, दोनों का हो सकता है। सीधे सीधे इसका यूज भी हो जाता है, अभी दिखाया है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। नेगेटिव में हैव से पहले नोट आएगा, इंट्रोगेटिव होगा, उसमें हैव से पहले नोट लगाना है। चलिए आज हमने दोनों टॉपिक को कवर किया है।
आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपने बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखते रहना है, चलते रहना है, समझते रहना है। कहीं कोई आपको इशू है, किसी सेंटेंस में कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए। मैं उस पर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूँगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसे सॉर्ट आउट कर दिया जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे जो स्टूडेंट न्यू हैं, आ रहे हैं, आपका ढेरों प्यार मुझे मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।